अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, अगर आज के हालात में ये बात की जाए कि कुफ्ल टूटा खुदा खुदा करके, या यूं कहा जाए कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना ही कोई बंदा नवाज, तो बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाले, सख्त बयानात देने वाले वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बिलाखिर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई उवैस अगारी से मुलाकात के बाद आज उनकी जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो ऐसा लगा कि दोनों जानिब से बर्फ़ पिघल गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की जा रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि यही जमहूरियत का हुस्न है कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद जो मुल्क की मसाइल हैं, जो सूबे के मसाइल हैं या जो हुकूमत के मसाइल हैं, उन्हें मिल बैठ कर ही हल किया जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि दूसरी जानिब एक तबका ऐसा भी है, सोशल मीडिया पे ही ले लीजिए, कि वो इस चीज़ को कुछ पसंद नहीं कर रहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला से वज़ीर आला KP जो बगलगीर हो गए हैं और उनके दरमियान जो एक इख्तलाफात थे वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। फिर KP में जो लोड शेडिंग का एक बड़ा अहम तरीन मसला था, उस हवाले से कहा गया वज़ीर आला KP की जानिब से कि हमारा सूबा जो है वो पूरे मुल्क को बिजली फराहम कर रहा है। फिर ये भी बात सामने आई कि 18 घंटे की जो लोड शेडिंग हो रही है, इस पर जब वज़ीर आला KP की जानिब से शिकायत की गई तो फिर वज़ीर तवानाई का इस मौके पर यह कहना था कि KPK में क्योंकि बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोड शेडिंग होती है, तो यकीनन दोनों की जानिब से बैठकर इस मसले का कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने इस मौके पर यह भी कहा कि बानी PTI ने यह कहा है कि उनकी इदारों से कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी कोई इख्तलाफ नहीं है। तो क्या इन तमाम मुलाकातों से और ये जो सूरत हाल अब तब्दील हुई है, इससे ये लिया जा सकता है एक नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि वो जो एक सख्त बयानात दिए जा रहे थे वज़ीर आला KP की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत उनके ख़िलाफ़ जो बयानात दे रही थी वो बर्फ़ पिघल गई है। तो क्या ये दायरा वसी हो सकता है? तहरीक इंसाफ के जो दीगर मुतालिबात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो केसेस हैं, क्या वो भी अब हल होने के करीब जा रहे हैं या हुकूमत से उनके ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत एक जानिब तो PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रही है, एहसन इकबाल की जानिब से, राना सनाउल्लाह की जानिब से, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से PTI को बारहा मुज़ाकरात की दावत दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब अताउल्लाह तारड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी जानिब से वही इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी रहा कि PTI की कोशिश थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए और जो भी इल्ज़ामात पहले लगाए जाते हैं वो एक बार फिर से इल्ज़ामात दोहराए गए। तो एक जानिब तो मुज़ाकरात की दावत दी जाती है और दूसरी जानिब जो खरी खरी या यूँ कह लें कि तनकीद के तीर बरसाए जाते हैं तहरीक इंसाफ पर, तो इन हालात में मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? साथ ही साथ अताउल्लाह तारड़ की जानिब से आज मईशत के हवाले से भी बात की गई कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है और आलमी इदारे भी इस बात की तौसीक कर रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं। लेकिन जो PTI है उसकी जानिब से जो हुकूमती काविशें हैं उनको सराहा नहीं जा रहा या उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और साथ ही साथ जो सरमायाकारी के हुकूमती दावे हैं, क्या वो सिर्फ दावों की हद तक हैं या वाकई इस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर हम अमन व अमान की बात करें तो आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए यकीनन हमारे जवानों की जानिब से कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। आज भी दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गईं, जिसमें 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। और ऐसे 12 सबूत हमारे सामने आते रहे हैं कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त अफगानिस्तान से होता है और बाकायदा इस बात के सबूत भी सामने आए हैं। तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से अफगान हुकूमत को ये पैगाम भी पहुँचाया गया था कि अफगान हुकूमत अगर खुद उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है तो वो उन दहशतगर्दों पाकिस्तान के हवाले कर दे, हम खुद उनके ऊपर मुकदमात चलाएंगे, खुद उनसे निमट लेंगे। लेकिन अफगान हुकूमत की अगर हम बात करें तो उसके कौलो फेल में तजाद नज़र आता है। कहती तो अफगान हुकूमत ये है कि हम खुद दहशतगर्दी
ना हो, अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, लेकिन अमली तौर पर ऐसे इक़दामात नहीं उठाए जाते हैं। तो अब हुकूमत पाकिस्तान का क्या तर्ज अमल होना चाहिए और किस तरह से ये दहशतगर्दी का जो इफ्रीत है इसको ख़त्म किया जा सकता है, किन किन फोरम्स पर आवाज़ उठाई जा सकती है, और क्या अफगान हुकूमत इस पोजीशन में, कहना एक अलग बात है, क्या उसकी नीयत भी है कि दहशतगर्दी को रोका जाए जो पूरे खित्ते में फैल रही है। इन्हीं टॉपिक्स पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब जो माहौल है वो तो ख़ासा गर्म है अगर मौसम की बात करें, लेकिन जो सियासी माहौल है ख़ास तौर पर KPK और वफाकी हुकूमत के दरमियान, वो अब हमें लगता है कि कुछ ठंडा हो रहा है, कुछ मामलात सुलझ रहे हैं। यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा पीपल्स पार्टी के रहनुमा स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अताउल्लाह खटक साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अताउल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार सर आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अताउल्लाह खटक साहब, आपसे मेरा यह सवाल है, वैसे तो मौसम खासा गर्म है लेकिन वज़ीर आला KP काफ़ी कूल हैं। कुछ अरसे से जो बड़े सख्त बयानात उनकी जानिब से दिए जा रहे थे, अब ऐसा लगता है कि अब हालात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। इसे हम जमहूरियत का हुस्न समझें या ये समझें कि अब जो यहाँ से एक आगाज़ हुआ है, मतलब वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक फ़ज़ा है, तनाव है, वो अब बेहतर होने जा रही है, क्या समझें इसे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी जो माहौल है वो इंतहाई गर्म है और हमें ख़ास तौर पर इस हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन दूसरी तरफ KP के अवाम ने हमें मैंडेट भी दिया है, हमने उनके मसाइल भी हल करने हैं, KP के लोगों को हकूक़ भी दिलाने हैं। ज़ाहिर है CM साहब जो हैं उन्होंने बजट पेश किया है, उस बजट के लिए हमारे कुछ वाजिबात हैं वफाक की तरफ। इसके अलावा सरहद पे जो हालात हैं, सूबे के अंदर जो अमन अमान का मसला है, वो वफाकी हुकूमत के तौर पर उनके साथ ज़रूर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग है भी, इसलिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है बल्कि पाकिस्तानी अवाम का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, KP के अवाम का मसला है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो मुलाकातें हैं या इस तरह के जो मामलात हैं वो मुल्क की तनाजुर में देखने चाहिए, बजाय इसको किसी सियासी पार्टी के मामलात के हवाले से देखा जाए। तो आज की मुलाकात से मेरे ख्याल से जो KP के अवाम है, जो वहाँ के अमन अमान के मसाइल हैं और जो आने वाले दिनों में बजट के हवाले से उनके अहदाफ को पूरा करना है, तो उसमें इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा होगा। अच्छा अताउल्लाह साहब, क्या जो दीगर इख्तलाफात हैं PTI के हुकूमत के साथ, सियासत में हो, मईशत में हो या केसेस के हवाले से हो, तो क्या उसमें भी एक कदम बढ़ाया जाएगा? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब पे जितने केसेस बने हैं वो जाली है, वो झूठे केसेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा जो 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जिस तरह हमारे लोग जेलों में, हमारी ख़वातीन जेलों में है, जिस तरह से हमारे जो लोग हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है, इन सब बातों पे हमारा शदीद इख्तिलाफ है और वो इख्तिलाफ रहेगा। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो लोगों ने 8 फरवरी को हमें वोट दिया, वो मैंडेट जब तक वापस नहीं होता, जब तक हमारे कायद जेल से बाहर नहीं होते। आपको सिर्फ मैं एक केस जो है वो कोट करता हूँ, ये इद्दत वाला मामला जो है, इसको आप देखें कि ये कितना शर्मनाक और अफसोसनाक है। क्या हम अपने जो हमारा मुंतखब वजीर आज़म, उसकी इज्जत को हम इस तरह उछालते हैं? क्या पाकिस्तान में जितने भी मुकद्दस गाय हैं उनके साथ यही कुछ हो सकता है, या उनके घरों के मामलात जो है वो उसको इस तरह मीडिया में लाया जाए? ये कितने शर्म की बात है। तो उस पे हमारे जो इख्तिलाफात है वो उसी तरह बरकरार है, हम उसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करेंगे
जब तक मैंडेट वापस नहीं होता, जब तक खान जेल से बाहर नहीं आते। अच्छा अताउल्लाह साहब, इसका मैं आपसे जवाब लूंगी कि हुकूमत की जानिब से तो बार बार मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है ना, एहसन इकबाल की जानिब से, राना सनाउल्लाह की जानिब से, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी आपको मुज़ाकरात की दावत दी है, तो फिर बैठेंगे तो बातचीत से ये मसला हल होगा। इसका मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, आपने देखा कि जो धड़ाधड़ एक दूसरे के खिलाफ बयाना, तुम ऐसे और तुम ऐसे और तुम वैसे, अब आपको लग रहा है कि कुछ हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं कि अब कुछ अच्छा होगा? शुमाइला, मुझे जो बर्फ़ जो है ना वो पिघलती हुई नज़र आ रही है। मौसम इतना गर्म है लेकिन उनकी बर्फ़ शायद गर्मी से पिघल रही है या अपने मामलात से उनकी पिघल रही है, लेकिन अच्छी बात है कि वो गर्मी से ही सही गर्म खा के जो है ना, उसके बाद गर्मी खा के, और गंडापुर साहब अगर वो सर्दी की तरफ जा रहे हैं और सर्द हवाएं अगर उनको लग रही हैं गर्मी में भी, तो मैं तो समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। और देखें, एक चीज़ बताऊँ कि ये मेरे चेयरमैन तो डे फर्स्ट से यही कह रहे हैं कि टेबल टॉक करें, बैठकर मामलात को हल करें और महाज आराई से गुरेज करें। और मैं समझती हूँ कि महाज आराई जो है ना किसी भी चीज़ का हल नहीं होती है, हमेशा से टेबल टॉक की जाती है। अगर जंग भी जारी होती है तब भी जो है ना उसमें भी बातचीत होती है और गुफ्त शनीद के ज़रिए ही जो है ना मामलात को तय किया जाता है, ना कि एलिगेशंस लगाए जाएं। या देखिए, आवाम खुद बड़े अच्छे तरीके से देख रही होती है और उसे पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि हमें बड़ी मुफीद और पॉजिटिव बात करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। जब तक शुमाइला हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी, ना हम आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं और ना ही अपनी पार्टी के मसाइल हल कर सकते हैं। मैं समझती हूँ ना ही हम मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं। मामलात को बेहतर करने के लिए बैठना चाहिए। और अभी आपको लग रहा है कि मतलब हुकूमत संजीदा है? एक जानिब तो आओ मुज़ाकरात कर लो, बैठ जाओ, टेबल पे बैठ जाओ, बात करेंगे, मसाइल का हल निकालेंगे, दूसरी जानिब एक के बाद एक मुकदमात, एक के बाद एक मुकदमात, फिर वो मरकज़ी दफ्तर गिरा दिया और केसेस बन रहे हैं। तो लगता है हुकूमत संजीदा है या सिर्फ ये दावे दावे हैं? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कि हुकूमत के कोई ऐसा दावा है कि वो उसको मामलात को तय नहीं करना चाह रही। गवर्नमेंट तो कह रही है कि जनाब आप बैठें और बैठकर मसाइल का हल निकालें। और देखिए, ये चीज़ तो होती, नोक झोंक तो चलती रहती है, सियासी नोक झोंक और इस तरह के मामलात तो चलते रहते हैं, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि हम कहें कि जी हमारी तो बात नहीं सुनी जाएगी। और हर दफ़ा जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं कि जी हमारी बातचीत तब हो सकती है कि जी हमारा जो मैंडेट है हमें वापस कर दिया जाए। तो देखें, ये सारा सिस्टम तो तमाम इदारे मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, मौज़िज़ अदलिया मौजूद है, जिसके अंदर आप मामलात अपने देख सकते हैं। और जहाँ तक कह रहे हैं कि जी जब तक खान साहब को रिलीज़ नहीं किया जाता, उनकी जो ख़वातीन हैं या जितने भी उनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उन्हें रिलीज़ ना किया जाए तो हम बातचीत नहीं कर सकते। तो देखें, जब कोर्ट के अंदर आपके मामला देखिए कोर्ट के अंदर आपके मामला आते हैं, ये फैसले तो अदालत ने करने। और अदालत कब करेगी? जब आपकी जो जिरा होगी, आपके वकला की, आपकी बातचीत होगी, जब आप एविडेंस प्रोवाइड करेंगे तब होगी। तो ये तो मैं कहती हूँ कि सिटिंग गवर्नमेंट तो इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती ना। और जहाँ तक कह रहे हैं कि जी हमने, तो आपने भी बहुत कुछ किया, आपने भी फौजी अदालतों के थ्रू जो है ना आपने भी केसेस चलाए, आपने भी किया, लेकिन जो कुछ आपने किया आप दूसरी गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि आप एक दूसरे के मामलात को देखते रहे तो वक्त जिस तरह आपका गुजर गया इस गवर्नमेंट का, देखिए आपका वक्त गुजर गया, इनका भी गुजर जाए तो फिर मैं समझती हूँ आवाम फिर आपको माफ़ नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जो भी आपने सूरत हाल देखी है, वज़ीर आला KP काफ़ी चिल चल रहे हैं और मुलाकात भी उन्होंने कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, बगलगी भी हो गए, तो इससे हम नुक्ता आगाज़ समझें विफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक तनाव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो आई वांट टू कमेंट कि आपका इंट्रो बहुत ही अपना इन डिटेल था एंड इट वाज वेल प्रिपेयर्ड इंट्रो। थैंक यू सर। जी, अब देखिए, बात यह है कि मैं तो बड़ा खुश हूँ कि जब मैंने देखा है कि चीफ मिनिस्टर KP ये दो फेडरल मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हैं। वो मिनिस्टर फॉर वो पावर वाले हैं और दूसरा ये अपना मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर। तो ये एक देखें, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। हमने कभी इनको, जब से ये हालात ख़राब हुए हैं, सियासी महाजराई बड़ी, हमने कभी इनको साथ बैठे हुए नहीं देखा इस तरह के अपना प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इसका ये बात तो मालूम है हम सबको कि CM KP जो है गंडापुर साहब, इनकी पर्सनालिटी में एक जारियत, एक एग्रेशन है और एक यूनिक किस्म की पर्सनालिटी है। लेकिन ये जो
वर्बल गोलाबारी हुई है इनके दरमियान और गवर्नर केपी के दरमियान, इसने बहुत परेशान किया है। यकीनन पाकिस्तान के अवाम परेशान, केपी के अवाम परेशान। फिर आप मुझे ये बताएं कि जनाब वो केपी हाउस पे जो गवर्नर एनेक्सी है वहाँ पे फलां नहीं जा सकता, फलां नहीं जा सकता। और उसके बाद गवर्नर केपी जो है उनके भी बड़े सख्त बयानात आए। और मैं ये समझता हूँ कि पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान में किसी सूबे का बजट जो है वो फेडरल बजट से पहले पेश हुआ। ये मैं तो हैरान हूँ, अभी इनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। देखें, आपकी सियासी जंग अलहदा, आपकी लीगल जंग अलहदा, लेकिन अभी आप जब एक पाकिस्तान के ऐसे सूबे जो कि दोबारा बन गया फ्रंट लाइन सूबा, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हो रही है, आप देख रहे हैं पिछले 4 दिन में क्या हुआ है, तो आपकी एक कौमी जिम्मेदारी बनती है, फेडरेशन के हवाले से कौमी जिम्मेदारी बनती है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपके सेंटर के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, नो मैटर पार्टी पोजीशन क्या है। लेकिन अब क्योंकि यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द केपी प्रोविंस, तो लिहाजा वर्किंग रिलेशनशिप बेहतरीन होना चाहिए और आपको किसी किस्म के तनाव टेंस रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। गवर्नेंस करें आप, और ये जो एग्रेशन वाली जो पॉलिसी है इसको तर्क करें। जनाब, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कलेक्शन, बिजली चोरी के मामला, आप फेडरेशन अपना सेंटर के साथ ताउन करें, काउंटर टेररिज्म इदारों के साथ ताउन करें, और ये करेंगे तो आप देखेंगे कि जो केपी का सूबा है उसमें अवाम को, आफ्टर ऑल अवाम का वेलफेयर जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, अवाम की खुशहाली आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये लड़ाई और हंगामा रही में आप ये सारा टाइम जाया करेंगे तो केपी के अवाम जो है जो वो फिर वो किसको ब्लेम करेंगे? आपको ब्लेम करेंगे कि आपकी जनाब पॉलिसी जो है वो गलत है। और दूसरी बात ये है कि ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि जो देखिए तालीम दोनों हाथ से बचती है। अगर आज शुरुआत हुई है तो अल्लाह करे ये मामला और आगे जाए, ये पॉलिटिकल पार्टी सारे बैठे आपस में बैठे, और इस वक्त जबकि इकोनॉमी की इतनी सूरत हाल है, बजट 7 जून को आने वाला है, IMF को डिक्टेशन दे रही है, तो खुदारा ये मामला जो है इनको अफवाम और तफहीम के साथ आप इनको करें। लेकिन अलवी साहब ने कल क्या बात कर दी, आरिफ अलवी साहब ने बात कर दी कि प्रेशर कुकर जो है ये प्रेशर कुकर फट ना जाए। और भाई प्रेशर कुकर फटेगा तो कोलैटरल डैमेज इतना होगा कि हम लोग संभाल नहीं सकेंगे, आप भी संभाल नहीं सकेंगे। तो क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का प्रेशर कुकर जो है वो फटे? तो लिहाजा कोई कौमी सोच होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे आज बड़ी तकलीफ हुई है कल से। भाई क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? मानते आप इस पर गुस्से में है कि आपके पार्टी के दफ्तर गिराया गया, ये तमाम चीजें हुई हैं, और रऊफ हसन साहब पे जो हमला हुआ, मुझे आप ये बताएं कि 1971 का हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का जो एक नैरेटिव जो है पिछले 1.5 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है PTI की तरफ से, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खुदारा डोंट गो इन द पास्ट। मादी में हो गया, एक क्राइसिस था, एक सानिया था, हो गया। हम मजीद सानियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये PTI को भी सोचना चाहिए, उनके लीडर्स को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, माजी से सबक सीखकर अब मुस्तकबिल का सोचना होगा। उसामा रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा उसामा साहब, हमें ये बताइएगा कि हमने ये भी देखा कि अभी जो सारी सूरत हाल है, हमने देखा कि केपी के वज़ीर आला जिस तरह से गरज बरस रहे थे, तो वो अब आप कैसी सूरत हाल बनती देख रहे हैं? जमात इस्लामी इससे सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है? इसे जमहूरियत का हुस्न समझें या आपको लगता है कि अब मामलात कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, असल मसला ही यही है कि मुल्क में जमहूरियत के नाम पर जो कुछ हो रहा है यही मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। सरे आईना मेरा अक्स है, फसे आईना कोई और है। इस मुल्क में जमहूरियत जो एक फ्रॉड जमहूरियत है ना, एक जाली और नकली जमहूरियत है। जमहूरियत का एक सेटअप लगा हुआ है, जिस तरह के फिल्मों की शूटिंग के लिए सेटअप लगाया जाता है, लेकिन वो एक जेन्युइन कोई चीज़ नहीं है। जो जमहूर की राय है, अवाम की राय है, वो तो आपने डिमोलिश कर दी। आपने जमहूर की राय को डिमोलिश करके और एक मर्जी का एक जो है मनमाना सेटअप आपने लगा लिया है। और अब आप ये चाहते हैं, फरमाइश ये है कि भाई जो कुछ हमने किया है सब इसको कबूल करें, इसके आगे सर झुकाएं, इसे तस्लीम करें, इसे मुल्क के लिए बेहतर भी समझें और ये भी समझें कि इसी से मुल्क आगे चलेगा। ओ भाई, जूतों समेत आंखों में घुसने से जो है वो जमहूरियत आ जाएगी। इस तरह से ये कौम ने मुस्तरद कर दिया। जमहूरियत का मतलब यह है कि जमहूर इसको नहीं मान रहे, जमहूर ने मुस्तरद कर दिया है। जमहूर इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।
आप कौन है भाई जो ये सब कुछ कर रहे हैं? एक जबरदस्ती की ठेकेदारी है क्या? सही, ये काबिल कबूल नहीं है। ये सब फॉर्म 45 अवाम की राय की बुनियाद पर ये पूरी चीज जो है वो ओवरऑल होनी चाहिए, इसको दुरुस्त होना चाहिए। ठीक। और जब तक ये नहीं होगा, मुल्क के अंदर इत्मीनान नहीं होगा। सियासी तौर पे मुल्क को आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आपने इससे माजी देखा जाता है भाई, माजी की बुनियाद पे आइंदा के फैसले, आप माजी ना देखें जी। और बकिया सब जो है वो भूल जाएं। भाई माजी के कामों को छोड़ दीजिए हुजूर, ये मुल्क आपका नहीं है, ये मुल्क सबका है। सही, ये सही। मुल्क सबने बनाया है, इसलिए इस मुल्क के मालिक जो अवाम है, ठीक है। बुनियादी तौर पर रियासत अवाम का ही नाम है। अवाम की मर्जी से ये मुल्क चलना चाहिए। ठीक है। अवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए जो पूरा निजाम बनाया जाता है, उस निजाम को कोई अपने हाथ में इस तरह से अपने अच्छा हाथ उसामा का साहब, हथियार- फिर आपको क्या लग रहा नहीं, है, वजीर आला केपीके ने क्या तस्लीम कर लिया है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था फिर जो उनकी ये मुलाकात? हालात का जबर है। वजीर आला केपी ने जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे उससे वो नहीं है, वो उनका समझौता राइट कर- है। वहां पे हुकूमत उनकी बननी चाहिए। ये पीटीआई का मसला है, पीटीआई इसका जवाब देगी। हमारी नजर में जो मुल्क की एक सियासी पार्टी के तौर पे जो मुल्क का जो जमहूरी सेटअप है, उसके मुताबिक उसको चलना चाहिए। ठीक है। केपी में अगर उनका राइट है, वो उनको मिलना चाहिए। कराची में जमात इस्लामी ने जो सीटें जीती हैं, वो जमात इस्लामी को मिलनी चाहिए। पीटीआई ने जो जीती हैं, उनको मिलनी चाहिए। कराची वालों ने सिर्फ 2 पार्टियों को वोट दिया है, एक पीटीआई, दूसरी जमात इस्लामी। सारी सीटें एमकेएम को दे दी, जिसके 50,000 वोट नहीं है, जिसने कोई एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीता, पीपल्स पार्टी को दे दी गई, जो कराची से साफ हो चुकी है, जो सिर्फ जागीरदारों के जबर और तसल्लुत की बुनियाद पर कायम है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसामा साहब से इसका हम जवाब लेंगे कि क्या उम्मीद है कि मैंडेट वापस मिलेगा। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो मुल्क में सरमायाकारी लाने के बड़े बड़े दावे हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और क्या वो उस तरह के नताइज दे पाएंगे, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये कहा जाता है आम तौर पर कि जो सियासी इस्तेहकाम है वो मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है, तो सियासी इस्तेहकाम तो होना ज़रूरी है ही, लेकिन जो मुआशी इस्तेहकाम है उसका होना भी बेइंतहा ज़रूरी है। और हुकूमत की जानिब से बड़े बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान जो मईशत में कामयाबियाँ हासिल कर रहा है उसको सराहा जा रहा है। सऊदी अरब सरमायाकारी करने जा रहा है, UAE सरमायाकारी करने जा रहा है, तुर्की है, इसके अलावा चीन है। तो ये दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में हकीकत कितनी है और ये जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं ये अवाम को क्या रिलीफ दे पाएंगे? मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, आप कैसे देखें, क्योंकि पहले भी ऐसे दावे होते हैं कि इतने प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन उस तरह के फ़वाइद नहीं मिले अवाम को। देखिए शुमाइला, मैं नहीं समझती हूँ कि हमें गवर्नमेंट की नीयत पर शक होना चाहिए, और मैं समझती हूँ कोई भी गवर्नमेंट जो होती है नीयत पे नहीं, तरीका देखिए मैं बता रही हूँ, मुस्तकिल मिजाजी पे, मैं उसी पे जा रही हूँ कि देखिए हमें ना तो सिटिंग गवर्नमेंट की नीयत पे कोई शक है, ना उसके तरीक़ाकार पे, क्योंकि सरमाया कारी के लिए वज़ीर आज़म भी कई ममालिक का दौरा कर चुके हैं और बातचीत कर चुके हैं। चाइना हो गया, जिस तरह आप भी कह रही हैं, चाइना है, कतर है और तमाम सऊदी अरब है, UAE है, और तमाम के तमाम जो है ना वो चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ के लिए हम उन्हें वार्म वेलकम भी कहेंगे और हम खुश आइन बात भी कहेंगे, और हम दुआ को भी हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए। सरमायाकारी आएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि जो बेरोज़गारी है उसमें भी कमी आएगी। और मैं समझती हूँ कि जो पॉलिटिकल जमातें हैं, स्पेशली अपोजिशन की, उनको भी चाहिए कि अप्रिशिएट करें, ना कि जिस तरह IMF ने जब कर्ज़ा देना था तो उसमें रोड़े अटकाए गए, इस किस्म के हर्डल्स ना लाएं, बल्कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर बेहतरी की तरफ मुल्क को ले जाएं। ये नहीं कहें कि जी ऐसा नहीं होगा, अगर इस गवर्नमेंट की डील वहाँ से ख़राब होगी तो अच्छा इनका इमेज ख़राब होगा अवाम के सामने, या इस तरह से, या IMF। देखिए ऐसा ना करें, अवाम बिल्कुल देख रही है आपको, चाहे वो अपोजिशन के लोग हैं या सिटिंग गवर्नमेंट है। अगर अपोजिशन ब्लॉक करती है कि ये बात आप गलत करने जा रहे हैं, तो अवाम को पता है कि जी अपोजिशन अपना रोल प्ले कर रही है।
और गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारा मुल्क बेहतर सिमत में जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश भी कर रही है। उसके समरात भी नज़र आ रहे हैं कि देखिए आलमी मंडी में पेट्रोल अगर कम हुआ है तो उसको भी कम किया गया है। इसी तरह अगर आटे की प्राइस देख लें उसको कंट्रोल किया गया है, चीनी को और घी को, इन चीज़ों में कमी नज़र आ रही है। एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि बैरूनी सरमायाकारी तो लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अपने हमारे लोकल सरमायाकार हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके भी मसाइल सुन लिए जाएँ, इस जानिब भी तवज्जो दी जाए तो यकीनन मईशत को बड़ी सपोर्ट मिल सकती है ना। बिल्कुल सुनने चाहिए। और मैं नहीं समझती कि जो हमारे अपने सरमायाकार हैं उनको किसी भी सूरत में पसे पर्दा डाल दिया जाए। वो बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मैं नहीं समझती मैं नहीं समझती हूँ कि उनसे किसी किस्म की उनको रियायत नहीं दी जा सकती, बल्कि उनका बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से गवर्नमेंट ख्याल भी करती है। और देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दौरा भी किया और तमाम सरमायादारों से मुलाकात भी किया उन्होंने, और तमाम के जितने भी मसाइल थे उनको बखूबी सुना भी सही और उस पर इम्प्लीमेंट करने का वादा भी। ठीक है। अच्छा, अताउल्लाह खटक साहब, आज वज़ीर इत्तलात की जानिब से अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए हैं कि सरमायाकारी आ रही है मुख्तलिफ ममालिक से, सिफारती महाज पर पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिल रही हैं मईशत को लेकर, लेकिन तहरीक इंसाफ इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? अच्छा देखिए, जो ब्रेक से पहले बातें हुई 2-3 मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर उसके बाद जो है आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। एक तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जी आगे बढ़ना चाहिए और हमूदुर रहमान कमीशन की कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, कौमें जो है वो अपनी तारीख बुलाती नहीं है, उससे सबक सीखती है। अगर इमरान खान साहब आपको बार बार कह रहे हैं हमूदुर रहमान कमीशन का कह रहे हैं कि उसमें क्या हुआ था पढ़ ले, तो इस वक्त भी वही हालात है जो आरिफ अलवी साहब का हवाला दिया गया कि क्रूज प्रेशर कुकर जो है वो फट न जाए। तो आप हालात तो समझे ना, जिस तरह ये पिछले 2 साल में पीटीआई के साथ हुआ, या जिस तरह हमारे घरों में जिस तरह ये नामालूम लोग आए या हमारे इदारों के लोग आए, जिस तरह हमारे खवातीन की बेहरमती हुई, बेइज्जती हुई, जिस तरह जेलों में डाला गया, क्या लोग बुलाने को तैयार होंगे? इस तरह कैसे आगे बढ़ा जाए? कम से कम कोई इसको तस्लीम तो कर लेना कि ज्यादती हुई है। और फिर मेरी बहन ने कहा कि जी फोरम मौजूद है ट्रिब्यूनल में, बाकी जी केसेस वगैरह। तो अगर छोटी सी बात होती है, 1-2 सीट्स की बात होती है, तो उसमें बंदा मुतालिका फोरम पे जाता है। आपके सामने चोरी हो रही है। मैंने बरमला कहा, आपके प्रोग्राम में दोबारा कहता हूँ कि मैं जो NA 245 से इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरी सीट उस बंदे को दी गई MQM वाले को जिसके 3000 वोट है, और उन्होंने 57,000 वोट उसके कर दिए गए। मेरा ये बयान रिकॉर्ड किया जाए, अगर मैं झूठ बोलता हूँ फांसी दी जाए। छीना गया मुझसे, मुझे आर ऑफिस नहीं जाने दिया गया। तो ये वो हालात हैं जो आगे बढ़ने से पहले उसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जेल में डालकर उसको गोलियां मार दी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखें, बिल्कुल अच्छी बात है अगर सरमायाकारी होती है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अब मुल्क को चलाया जाता है अंदरूनी जराए से। आपके अपने जो लोग हैं, जब उनकी दुबई में जायदादें निकल आती है, सही, तो कहते हैं डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो अगर डिक्लेयर्ड भी है, वो मसाज सेंटर जो दुबई में कायम किए गए, वही सरमायाकारी वो लोग पाकिस्तान में करते। जो जायदादें दुबई में बनाई गई है वो यहाँ पे करते। बाहर के लोग क्यों आपके पास आएंगे? क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये तो खुद बाहर जाकर सरमायाकारी करते हैं। और फिर आपके मुल्क में नए इंतखाबात से हमेशा इस्तेहकाम आता है। इसलिए जरूरत होती है कि जो सरमायाकार हैं वो समझते हैं कि नया मैंडेट मिला है, हुकूमत जो है बड़ी मुस्तहकम हुकूमत होगी और कम से कम 5 साल चलेगी। यहाँ पे अब कोई क्यों सरमायाकारी करेगा जब उनको ये पता है कि इनका वजीर दाखिला भी ठीक है, वजीर खजाना भी इनकी मर्जी से नहीं लग रहा है, फैसल वाउडा इनका सेनेटर बन जाता है। बिल्कुल जो पॉइंट आपकी जानिब से उठाए गए हैं, इस पर यकीनन करने वाली बिल्कुल इस पर यकीनन तवज्जो देने की जरूरत है। हम भी देख लेंगे कि कितने सरमायाकारी होती है। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बड़ा अहम सवाल ये भी है कि अभी जो वजारत खजाना ने रवा माली साल की पहली 6 माह की जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया गया कि बजट का 64% जो है वो कर्ज की अदायगी पर खर्च हुआ है, और अगर कर्ज की बात की जाए तो 80% सूद की अदायगी में चला जाएगा। फिर जितनी भी सरमायाकारी कर ली जाए, लाई जाए, या अंदर जो हमारे सरमायाकार है उनको सपोर्ट किया जाए, सारी कोशिशें तो ये सूद निकल जाएगा। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए?
دیکھیں یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ ہم ایک یہ جو لون آپ کو قرضہ اس کو کہیں ہم اس کے اندر بالکل ڈوب چکے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جنرل مشرف کا دور جب ختم ہوا تھا تو ہمارا جو اوور آل جو فورن قرضہ تھا وہ اسٹینڈ کرتا تھا 38 ارب ڈالر پہ. یہ 2008 کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جب پاکستان میں جمہوری پروسیس شروع ہوا, اچھی بات ہے, گڈ, تمام یہ گورنمنٹ سائن پولیٹیکل پارٹیز نے تمام نے گورنمنٹ بنی, تو 38 ارب ڈالر سے آج اگر آپ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو بھی شامل کریں, ان کے بھی دور میں بڑے قرضے آئے, وی آر ابو 130 ارب ڈالر. اور جس ریٹ سے یہ ابھی آئیں گے, اور یہ آئی ایم ایف کا اگلا پیکج آئے گا 8 ارب ڈالر کا, پھر ورلڈ بینک اور باقی, میرا خیال ہے بائی دا ٹائم یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گی 5 سال, 150 ارب ڈالر کو ہم ہٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ بات صحیح ہے. ہم قرضوں میں جی بالکل. دیکھیں اب آج کچھ لوگ, میں بیٹھا تھا ایک محفل میں, وہ کہہ رہے تھے کہ اس بجٹ میں یہ پلان کر رہے ہیں کہ یہ 1200 ارب روپے کا ہوگا ڈیولپمنٹ پیکج. اور بھائی 1-2 سال کے لیے یہ سڑکیں موٹر وے بنانا فریز کر دو, نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر فریز کر دو, سارا اپنا فوکس رکھے پروڈکٹیوٹی پہ, پروڈکشن پہ, تاکہ آپ اتنا جنریٹ کر سکیں اور آپ کی ایکسپورٹس اتنی ہوں کہ آپ کو ریونیو, کہ آپ ایک قرضوں کو جو آپ نے ریٹرن کرنا اس کو. اور سر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ چیئرمین ایف بی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ مالی سال کا جو ٹیکس ٹارگٹ ہے وہ بھی 12,500 ارب سے زائد ہو سکتا ہے. جی 12,500 ارب. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 7 جون کا جو بجٹ آ رہا, اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے. یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. آئی ایم ایف آپ کو اس حد تک لے آیا ہے کہ جناب آپ دودھ اور گوشت کے جو ڈپٹی کمشنر کا جو کنٹرول ہوتا تھا, ان کا اس کنٹرول کو ختم کرو, اس کو بھی ڈی ریگولیٹ کرو. تو اب دودھ آپ کراچی میں, آپ کو پتا ہے کہ دودھ کے ریٹ کے اوپر تو بڑا ہنگامے ہو جاتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا ہوگا جب یہ معاملہ امپلیمنٹ ہو گیا. یہ تو پورے پاکستان میں اس کو کیا ہے. مائی پوائنٹ از دیٹ, یہ جناب ایک آسٹیرٹی کمیٹی بنائی گئی تھی. خدارا جتنے آپ کے پاس ادارے ہیں جو نان پروڈکٹیو ہیں ان کو بند کریں. آپ کو انقلابی اصلاحات چاہیے پاکستان میں. اپنا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو ختم کریں. اور یہ جو اللہ تللے پرکس پریویلیجز, لوگوں کو فری پیٹرول, فری گاڑیاں, اور بھائی ان چیزوں کو ختم کریں. عیاشیوں پہ ذرا کنٹرول کر لیں تو پھر ملک کی ذرا معیشت جو ہے وہ سنبھل سکتی ہے, سروائیو کریں گے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کوئکلی, ہمارے بھائی نے ٹھیک فرمایا, یہ مینڈیٹ کی واپسی کی جو بات کر رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں الیکشن ٹریبیونل میں وہ جو ججز کا معاملہ ہے, نوٹیفیکیشن, اور بھائی کریں الیکشن ٹریبیونل وہ جو چند ہفتوں میں جو فیصلے کرنے کریں. یہ ایک لیگل طریقہ ہے کہ شاید آپ کو اس میں کامیابی ہو اور آپ کو ریلیف ملے, بجائے یہ کہ سیاسی مار کٹائی اور وہ والا راستہ اختیار کریں. فالو دا لیگل وے, اور آپ دیکھیں گے کہ لیگل وے پہ فالو کریں گے, ججز اپنا آئینی اور جوڈیشل کردار ادا کریں گے ایمانداری سے, تو ہو سکتا ہے آپ کو ریلیف بھی مل جائے. ٹھیک ہے. اچھا اسامہ صاحب, حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, پھر جو دعوے کیے جا رہے ہیں, آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور کیا یہ بارآور ثابت ہوں گے اگر ہم آئندہ 5 سال کی بات کریں؟ بیوی 5 سال نہیں, ان کو 5 منٹ بھی رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ حکومت نہیں ہے, یہ اس کو حکومت کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے. حکومت کے نام پر ایک فراڈ ہے. نہ ان کے مینڈیٹ کو کوئی تسلیم کر رہا ہے, نہ اس حکومت کو کوئی تسلیم کر رہا ہے, نہ اس حکومت کے فیصلوں کو کوئی تسلیم کرے گا. ملک کو سیاسی طور پہ شدید جو اس کے استحکام کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور جب تک یہ سیاسی طور پہ ملک مستحکم نہیں ہوگا, ملک کی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس وقت ملک کو ایک ایسے بھنور میں ہماری کشتی پھنسی ہوئی ہے کہ مختلف ملا مختلف سمتوں کے اندر زور لگا رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ملک مزید تباہ و برباد ہو رہا ہے. آپ نے سنا نہیں کہ جوڈیشری کے لوگوں نے کیا درخواست کی ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو, کہ ہمیں زبردستی ہم سے مرضی کے فیصلے لکھوائے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا رول سب کے سامنے ہے. جو کچھ اس ملک میں میڈیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے, آپ کو معلوم ہے اس تباہ حال ملک ہونے کے باوجود 40 ارب روپے اس لیے جو ہے وہاں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ تو ہم نے کنٹرول کر لیا, اطلاعات ہم نے اپنی مرضی سے اپنی گرفت میں لے لی, اپنی مرضی کی اطلاع لیں گے, لوگوں کو ڈس انفارم کریں گے, لوگوں کو بے خبر رکھیں
रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे कि कहीं हमारे जराइम बेनकाब ना हो जाएं। ठीक है। लोगों के पास सोशल मीडिया है, चुनाचे उसके लिए सारी वर्किंग मुल्क को सही करने के बजाय ठीक है। फोकस सारा इस पे है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। ठीक है। जुल्म की सारी हदें जो है वो क्रॉस हो रही हैं। मुल्क बदतरीन बहरान से दो चार है। इस बहरान से मुल्क उसी वक्त निकलेगा जब मुल्क सियासी और मुआशी तौर पे आजाद होगा और इस गुलामी से इस मुल्क के अवाम को निजात मिलेगी। ठीक है, और बिल्कुल लाख पाबंदियां लगा ली जाएं, लेकिन किसी की सोच पर और किसी के ख्याल पर, किसी की आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आज भी हमने देखा कि 23 से दहशतगर्द हलाक किए गए हैं 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में। पाकिस्तान को इस हवाले से कितनी कामयाबियाँ मिल रही हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम देख रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और दहशतगर्दों ने जो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है उससे निमटने के लिए बड़े ज़बरदस्त इकदाम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। उसामा साहब, आप क्या समझते हैं कि अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है, और हमारे सिक्योरिटी इदारे जिस तरह से इकदाम उठा रहे हैं दहशतगर्दों से पनाह लेने के लिए, और ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस है, आपको लगता है कि उनकी नीयत ठीक है कि इस दहशतगर्दी को खिते से खत्म किया जाए? देखिए, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की, उस सूरत हाल में अब तक की तारीख के मुताबिक हमारी जो खारजा पॉलिसी भी थी और हमारे जो 4 दोस्त हैं उनमें से 3 ममालिक हमारे करीबी दोस्त थे। शहद से ज्यादा मीठी, हिमालय से ज्यादा बुलंद दोस्ती हमारी चीन के साथ थी। अफगानिस्तान हमारी एक्सटेंडेड रियासत था, डीप स्टेट थी हमारी, और ईरान हमारा ब्रदर मुल्क था। लेकिन ये देखते ही देखते अचानक एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है कि ये तीनों ममालिक जो है ये हमसे फासले पर होते चले जा रहे हैं, और भारत के साथ जो हमारा अज़ली दुश्मन है, जिसने पाकिस्तान को दोलख किया, जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का मुतमन्नी होता है, उस भारत के साथ दोस्ती की खबरें मुसलसल हमारे सामने आ रही हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये बहैसियत मजमूई काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है, और हम इसी हवाले से समझते हैं कि हमारी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। पूरे मुल्क के लोग इस बात के मुतमन्नी हैं कि जो सरहदें हमारे लिए महफूज सरहदें थी उन्हें महफूज होना चाहिए। इनकी ये जिम्मेदारी है, उन्हें ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और जो हमारे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हमें अपने असल दुश्मन तो इस वक्त जो है वो उसकी बालादस्ती किए जा रहे हैं। ठीक है, हम इसको कबूल नहीं कर सकते। सही है। अच्छा खटक साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि अफगान हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, या उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करें? चलिए, अगर हवाले ना करें तो खुद ही कोई कार्रवाई कर लें। एक तो सबसे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं और बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी आवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी। जाहिर है आवाम भी इस दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन ओवरऑल इसको आप अंदाजा लगाएं कि कितने साल से हम इसका सामना कर रहे हैं। इसकी वजूहात को हमें ढूंढना होगा। अफगान बॉर्डर हमारा महफूज होना चाहिए था। अफगानिस्तान की तरफ से हमें कोई कार्रवाई मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए थी, जो बदकिस्मती से हो रही है। तो अफगानिस्तान में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जाहिर है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में पहले भी मुलविस रहे हैं, और आज भी वहां से वक्तन फवक्तन इस तरह की चीजें हो रही हैं। हमें चाहिए कि हम अफगान गवर्नमेंट जो है उनके साथ बातचीत करें और उनको इस बात पे अपने साथ राजी करें कि अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है, अफगानिस्तान में कोई लोग दाखिल हो रहे हैं तो वो नहीं होने चाहिए, और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुस्तकिल तौर पर ये काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ अगर अफगान गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं देती तो अफगान गवर्नमेंट जो है वहां पे खुद कार्रवाई के खिलाफ करे। लेकिन आखिरी बात ये है कि हमें अपना जो दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, इसको हमें असरनो इस पॉलिसी को देखना होगा। ठीक है, कहाँ वो कमजोरियां व कोताहियां हैं जो दहशतगर्दी कम होने में नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुस्तफा साहिबा, जैसे कि अभी अताउल्लाह साहब भी बात कर रहे हैं कि अफगान हुकूमत को ये करना चाहिए, तो क्या अफगान हुकूमत ऐसा करना चाहती है? क्या पाकिस्तान ये बात उनको समझा पाएगा कि अरे भाई कार्रवाइयाँ करो दहशतगर्दों के खिलाफ? नहीं, देखिए हमें तो जीने दो। देखिए शुमाइला, हमारा अफगान हमारा पड़ोसी और इस्लामी मुल्क है,
बिल्कुल उसको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए और करना पड़ेगा कि अगर दहशतगर्दी उनकी साइड से हो रही है और वहाँ के लोग इसमें मुलविस हैं तो उन्हें करार वाकई सज़ा जब तक वो नहीं देंगे तो मैं समझती हूँ कि ताल्लुकात में मज़ीद वो देना चाहेंगे तब देखिए ना। मैं बता रही हूँ ना, कशीदगी होगी और उन्हें पाकिस्तान का साथ इस तरह देना चाहिए कि जब अगर उनके लोग मुलविस हैं तो उन्हें अगर हमारे हवाले नहीं करना चाहते तो उन्हें वो ख़ुद अपने अदालतों के थ्रू या अपने इदारों के थ्रू उन्हें सज़ा दें, क्योंकि हमारे जो नौजवान हमारी लॉ फोर्स एजेंसीज़ के लोग शहीद हो रहे हैं। मैं उन्हें और उनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश करती हूँ। और देखें इस तरह के जो लोग हैं दहशतगर्द हैं और यकीनन हमारी फोर्सेस उन्हें जहन्नुम की राह ज़रूर दिखा रही हैं और दिखाती रहेंगी, और वो वक्त दूर नहीं कि इनमें से कोई भी शख्स जो दहशतगर्द है वो नहीं बच पाएगा और वो जहन्नुम वासिल होगा। बिल्कुल, और किए भी जा रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर अफगान हुकूमत की नीयत में खोट है, वो ऐसा करना ही नहीं चाह रही है, पाकिस्तान तो बारहा मुतालबा कर रहा है, तो फिर हम क्या करें? हम कैसे दहशतगर्दी को कंट्रोल करें जो वहाँ से हो रही है? नहीं देखें, जिस तरह माजी में हमने देखा था कि बड़ी पॉजिटिव और प्रोएक्टिव एंगेजमेंट चल रही थी एट दी सिक्योरिटी टॉप सिक्योरिटी लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप पे, वो काबुल जाते भी थे, मुलाकातें भी होती थी वहाँ पे अफगान तालिबान गवर्नमेंट से। मैं समझता हूँ एक तो ये कि उस तरह के इनिशिएटिव दोबारा शुरू होने चाहिए। सिर्फ कल इंटीरियर मिनिस्टर का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जी कुछ वहाँ पे TTP के टॉप लीडर हैं जो कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट के गालिबन जेलों में हैं, उनको हमें हैंड ओवर किया जाए, ये इन्होंने डिमांड की है। तो चले वो डिमांड तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ से देखिए एक वक्त होता था बड़ा पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चीन और इवन ईरान, ये इनके इस्लामाबाद में बैठ के बड़ी मुलाकातें होती थी, सरकारी तौर पे उनके लोग भी आते थे, हमारे फॉरेन ऑफिस सिक्योरिटी के इदारे सारे बड़ी मुलाकातें होती थी। अब मैं देख रहा हूँ उस किस्म की एंगेजमेंट जो है दोनों साइडों से नहीं हो रही, हालांकि होनी चाहिए, और हालात जो टेंस होते जा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमने अमेरिका के साथ तो काउंटर टेररिज्म के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया चंद दिन पहले अमेरिका में, लेकिन चाइना के इस वक्त असर सूख बहुत है अफगानिस्तान में, खासकर उनकी मिनरल डेवलपमेंट, अरबों डॉलर वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और चाइनीज आर देयर इन बिग वे। और चाइनीज जारी बात है हमारे ऑल वेदर फ्रेंड हैं, और उनको भी कंसर्न है पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जो चाइनीज पे हमले हुए यहाँ पे, उनके बाशिंदे यहाँ पे निशाना बन रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं समझता हूँ चाइनीज को भी अपना एक रोल अदा करना चाहिए अफगान तालिबान गवर्नमेंट पे। और दूसरी चीज कि वो जो इंटरनेशनल नेक्सस वो तो कायम है, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह बदअमनी रहे, डिस्टेबलाइज रहे, वेस्टर्न एजेंसीज हो गया, अफगान तालिबान गवर्नमेंट और इंडियन। लेकिन अब मैं एक लास्ट बात करना चाह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए अंग्रेजी में कहते हैं द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, और वो ये है कि अच्छी खबर है कि सऊदी अरेबिया और अब यूएई ने भी ऐलान कर दिया कि इतने अरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। सऊदीज तो आई भी हैं, यूएई की टीम भी अल्लाह करे जल्दी आए और प्रोजेक्ट्स जो आइडेंटिफाई हों। लेकिन PIA की जो प्राइवेटाइजेशन में जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आया, सब पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं। चले ये भी अच्छी बात है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल, जो अच्छा हो उसे अप्रिशिएट करना भी चाहिए। सर बड़ी माजरत, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और जहां तक दहशतगर्दी की बात है तो दहशतगर्दी से निपटने के लिए फिर सबको अपना किरदार अदा करना होगा, जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनको भी, क्योंकि ये सबके इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।